नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर, अमृतपाल का करीबी जोगा सिंह गिरफ्तार किया गया। अमृतपाल का सबसे करीबी है जोगा सिंह। एक वकील सहित 3 को गिरफ्तार किया गया है। अमृतपाल की मदद करने का आरोप है जोगा सिंह पर। इसके अलावा 3 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अमृतपाल का सबसे करीबी जोगा सिंह। कहा यह जा रहा है कि जहां जहां पर अमृतपाल पहुंचता था, जोगा सिंह उसमें मदद करता था। लेकिन इस समय जोगा सिंह अब पुलिस के हत्थे अब चढ़ चुका है। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, अमृतपाल का सबसे करीबी जोगा सिंह गिरफ्तार। हर दिन ये खबरें रहती हैं कि आज के दिन अमृतपाल सरेंडर कर सकता है, लेकिन अभी तक वो दिन नहीं आया और ना ही पुलिस गिरफ्तार कर पाई है अमृतपाल को। अंधेरे में तीर तो मार रही है पंजाब पुलिस। इस समय राजस्थान के भी कई इलाकों में दबिश लगातार जारी है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक अमृतपाल हत्थे नहीं चढ़ा है। चाहे वो पंजाब की पुलिस हो या फिर उत्तराखंड की या फिर राजस्थान की या फिर जहां जहां पर जिन राज्यों में अमृतपाल ने कुछ घंटे का अपना आशियाना बनाया। जगह जगह अमृतपाल के लिए पोस्टर तक लगा दिए गए, लेकिन अभी भी अमृतपाल कामयाब रहा है खुद को छुपाने में और गिरफ्तारी को बार बार नाकाम करने में। ये वही अमृतपाल सिंह जिसने वारिस पंज आपदे का गठन किया और फिर उसके बाद इसने जिस तरह से खालिस्तानी समर्थकों को जुटाया, वही दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी वर्ल्ड बैंक की क्लाइमेट चेंज पर हो रही बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। इस दौरान पीएम मोदी ने क्लाइमेट चेंज पर कड़ा संदेश भी दिया। पीएम मोदी ने भारत के लाइफ मिशन को अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि हमें सबसे पहले अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव करना होगा। क्लाइमेट चेंज की लड़ाई में सिर्फ सरकारें ही नहीं बल्कि लोग भी अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। इस पर हो रही चर्चाओं को लोगों के घरों में उनके डिनर टेबल तक पहुंचाना होगा। पीएम मोदी ने सभी लोगों से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने की अपील की। और क्या कहा है पीएम मोदी ने, वो भी आप सुनिए। Drops of water, when they come together, fill up a pot. Similarly, knowledge, good deeds, or wealth add up gradually. This has a message for us. By itself, each drop of water may not seem much, but when it comes together with many other such drops, it makes an impact. By itself, each good deed for the planet may seem insignificant. But when billions across the world do it together, the impact is huge. We believe that individuals making the right decisions for our planet are key in the battle for our planet. वहीं बात दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की करते हैं, जिन्होंने सीबीआई की तरफ से आबकारी नीति घोटाले में समन मिलने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही सीएम ने आरोप लगाया कि जांच एजेंसियां लोगों को टॉर्चर करने में लगी हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा कि जांच एजेंसी ने सिसोदिया पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने 14 फोन तोड़ दिए, सबूतों को नष्ट कर दिया, जबकि इसमें से 4 फोन ईडी और 1 फोन सीबीआई के पास है और 9 फोन अभी चल रहे हैं जो कि सिसोदिया के कर्मचारियों के पास हैं। तो फिर जांच एजेंसी की ये कैसी जांच है? सीएम ने पीएम मोदी पर भी हमला बोला। कहा कि अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो देश में कोई भी ईमानदार नहीं है। दिल्ली में कोई शराब घोटाला हो गया और देश की जो भी सबसे बड़ी से बड़ी जांच एजेंसियां हैं वो अपना सारा काम धंधा छोड़ के इस शराब घोटाले की जांच में लगी हुई हैं। तो मैं समझता हूं कि उनको अब तक तो शराब घोटाले के सब कुछ मिल ही गया होगा, सारा पैसा भी मिल गया होगा, सब कुछ मिल गया होगा। तो पहले 2-3 मिनट में इसी पे चर्चा करना चाहूँगा कि शराब घोटाले में जांच एजेंसियां कैसी जांच कर रही है, क्या मिला अभी तक।
इसमें मनीष सिसोदिया जी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उनके ऊपर सबसे बड़ा आरोप ईडी ने और सीबीआई ने लगाया है कि मनीष सिसोदिया जी ने अपने 14 फोन तोड़ दिए। तो इन्होंने सबूत खत्म करने की कोशिश की। ये सारी जांच वांच करने के बाद इन एजेंसीज ने मनीष सिसोदिया पे आरोप लगाया कि 14 फोन तोड़ दिए। ये ईडी की चार्जशीट है, ईडी का डॉक्यूमेंट है ये, जिसमें इन्होंने ये 14 फोन का IMEI नंबर लिखा हुआ है कि ये वो 14 फोन है जो मनीष सिसोदिया के थे और जो मनीष सिसोदिया ने इन फोनों को डिस्ट्रक्ट कर दिया। ये ईडी के डॉक्यूमेंट में है। इसी के बाद ईडी की सीजर मेमो है। ईडी कुछ भी सीज करता है तो उसको मेमो, इन 14 में से ईडी खुद ही कह रही है सीजर मेमो कि 4 फोन हमारे पास हैं। ये इनका सीजर मेमो है, इंपाउंडिंग ऑर्डर 18 मार्च 2023 का और इंपाउंडिंग ऑर्डर 5 जनवरी 2023 का। 4 फोन उसमें से इनके पास हैं और एक सीबीआई का ये डॉक्यूमेंट है, एक फोन सीबीआई के पास है। तो 14 में से 5 फोन तो इनके अपने पास ही हैं जो कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ने तोड़ दिए। उन 14 में से 5 फोन ईडी और सीबीआई के कब्जे में हैं, बाकी 9 फोन। तो जब इन्होंने ये आरोप लगाया, हम तो छोटे लोग हैं, हमारे पास इतने साधन नहीं थे, लेकिन फिर भी अपने सीमित साधनों से पिछले महीने 1.5 महीने में हमने भी थोड़ी जांच करी तो पता चला बाकी मोस्टली फोन, एक आध को छोड़ के वो भी पता चल जाएगा का, मोस्टली फोन जिंदा हैं, कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहा है। और उन फोन को कोई वॉलंटियर के पास है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहा है। वो मनीष जी के फोन नहीं है, वो कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहा है। वो फोन जिंदा है और ये फैक्ट कि ये फोन जिंदा है ये ईडी को भी पता है और ये सीबीआई को भी पता है। सो ईडी ने और सीबीआई ने झूठ बोल के ओथ पे, एफिडेविट पे कोर्ट को गुमराह किया और झूठा सबूत उन्होंने कोर्ट के सामने पेश किया। मोदी जी, अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो फिर इस दुनिया के अंदर कोई ईमानदार नहीं है। मुद्दा भ्रष्टाचार है ही नहीं, मुद्दा भ्रष्टाचार की जांच है ही नहीं, मुद्दा शराब घोटाला है ही नहीं। ऐसा शख्स, देश का प्रधानमंत्री जो सर से लेकर पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबा हुआ है, उसके लिए भ्रष्टाचार मुद्दा कैसे हो सकता है? पिछले मार्च के आखिरी हफ्ते के अंदर मैंने इतने सारे असेंबली के अंदर इतने सारे गिनाए थे भ्रष्टाचार जो इन्होंने किए हैं, इतने भ्रष्टाचार गिनाए थे। इन्होंने तो मेरे को तभी कह दिया था उस दिन, जिस दिन असेंबली में मैंने स्पीच दी थी, शाम को संजय सिंह का मैसेज आया कि अरविंद जी अब अगला नंबर आपका है। के लिए भ्रष्टाचार मुद्दा थोड़ी है। तो फिर ये आम आदमी पार्टी के पीछे क्यों पड़े हैं? 75 साल के भारत के इतिहास में किसी एक पार्टी को इतनी बुरी तरह से टारगेट नहीं किया गया जिस तरह से आम आदमी पार्टी को ये लोग टारगेट कर रहे हैं। नंबर 2 को गिरफ्तार कर लिया, नंबर 3 को गिरफ्तार कर लिया और उनको गिरफ्तार करने का तो मकसद इनका यही था कि मेरी गर्दन तक पहुंचना। तो अब ये मेरे पीछे पड़े हैं, मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दिल्ली के सीएम केजरीवाल की अगर बात करें तो जिस तरह से उन्होंने हमला बोला आपने सुना। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार की बात करें तो वो भी जाति आधारित जनगणना में भाग लेने के लिए पटना के अपने पैतृक आवास बख्तियारपुर पहुंचे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जातिगत गणना से काफी लाभ होगा और जिन लोगों तक सरकारी योजनाएं नहीं पहुंच पा रही उनको लाभ पहुंचाएंगे। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के सम्मन मिलने पर कहा है कि केंद्र विपक्ष से एकता से घबरा रहा है, तभी तो विपक्ष के लोगों को ऐसे परेशान किया जा रहा है। उसको भी तो देखा जाएगा, सब लोगों के लिए तो मदद किया जाएगा। और अब इसके लिए कोई चिंता लोगों को तो करने का नहीं चाहिए, क्योंकि जो कह रहे हैं उसके लिए कि उसकी बनना चाहिए, तब तो इवन अपर कास्ट को भी तो किया ना गया 10%।
वो तो हो ही न गया है जी। और बाकी लोगों के लिए माने समझ लीजिए अनुसूचित जाति जनजाति और लोगों के लिए है जो पिछड़े और पिछड़े, इनके लिए कुल मिलाकर के है कुल 50% के करीब और 10% अपर कास्ट का हो गया। तो सब हो ही गया था, पूरी जनगणना हो जाए। वो लोग तो नहीं कर रहे हैं, हम लोग गणना करके बता देंगे कि ये स्थिति है, करना है नहीं करना वो जाने। लेकिन राज्य को तो अपने हिसाब से जो मदद करनी है लोगों की मदद करेगा। लेकिन अगर एक बार ये हो जाएगा सभी राज्यों में तो ये सचमुच बहुत ही उपयुक्त चीज होगा कि आप जब भी कराइए तो पूरे देश में जाति आधारित जनगणना करा लीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा। आपको खुद भी सबको आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। आज तो इस सरकार आई, उसने तो किया, तो उसको तो मान लिया गया, तो सब कुछ हुआ। तो इसीलिए इन सब चीजों के हो जाने से कोई दिक्कत नहीं। और बहुत लोगों को भ्रम है और बेकार का भ्रम है। ये होना चाहिए ना जी, सारे देश का ना होना चाहिए, विकसित होना चाहिए। अरे देखिए ना, ये सब चीज तो आप जानते ही ना है। जब हो रहा है विपक्षी एकता के लिए, और फिर तो हम तो बात कह ही चुके। जब हम लोगों की बातचीत हो गई कांग्रेस पार्टी सब साथ ही बैठ करके ना बोले, अब वो भी बोले साथ बैठ करके। अब उनके ऊपर कार्रवाई या जो कुछ भी होता आप जान ही न रहे हैं कि एक जगह जब सारा अपोजिशन, अधिक से अधिक अपोजिशन एक साथ जुड़ने की स्थिति पैदा हो रही है तो जो लोग हैं केंद्र में उनको तो चिंता है ना, इसलिए पता नहीं क्या क्या करेंगे अभी। लेकिन ये सब करने से क्या होगा, होगा तो चुना हुआ ना। हम तो इसीलिए नहीं हम नहीं बनेंगे। अरे ये मत नारा, अरे ये नारा मत लगाइए भाई, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। कल भी हम पार्टी ऑफिस में कह चुके हैं भाई मेरा नाम मत लीजिए, इसीलिए कि हम चाहते हैं कि सब लोग मिल करके एक साथ लड़ेंगे चुनाव और मजबूती से आएंगे। वहीं दूसरी ओर बिहार के मोतिहारी जिले में जहरीली शराब पीने से 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग जहरीली शराब पीने से बीमार हैं, जिनका इलाज अभी हॉस्पिटल में जारी है। बताया जा रहा है कि मोतिहारी में एक टैंकर जहरीली शराब बाहर से शराब माफियाओं की तरफ से मंगवाई गई थी। इसी जहरीली शराब को अलग अलग जगहों पर भेजा गया, जहां पर पहाड़पुर, हरसिद्धि और सुगौली थाना क्षेत्रों में लोगों की मौत हुई। सीएम नीतीश कुमार ने घटना पर दुख जताया और उन्होंने कहा कि मामले की जानकारी मांगी गई है। अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मामले की जांच फॉरेंसिक और आबकारी विभाग की टीम कर रही है। अरे तो दुखद है। अभी हम जा रहे हैं तो पूरी उसके बारे में जानकारी लेंगे। हम तो अभी और एक जगह दूसरे मीटिंग में थे और वहां से यहाँ चले आए हैं। काफी लोग अभी बोले हैं, तमिलनों को कहा है, तुरंत सब पता हो रहा है। लेकिन अभी जाते ही हम जानकारी लेंगे। तो चलिए बात अब साउथ की करते हैं, जहां पर कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। उम्मीदवारों की पर्चा दाखिल करने का सिलसिला भी अब शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में राज्य के सीएम बसवराज बोम्मई ने शिवगांव असेंबली सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर उन्होंने शानदार जीत हासिल करने का दावा भी किया है। उन्होंने यकीन जताते हुए कहा कि वो सबसे ज्यादा वोट पाकर फिर से कामयाबी का परचम बुलंद करेंगे। तो सीएम बसवराज बोम्मई ने शिवगांव से पर्चा भरा और यहीं से हैं वो चुनावी मैदान में। ऐसे में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता जिनको टिकट मिला हुआ है वो मैदान में अब जुट चुके हैं। तो चलिए अब बात छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की करते हैं, जिन्होंने कारोबारी गौतम अडानी को लेकर एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस देश में गौतम अडानी के खिलाफ सवाल पूछना और बात करना गुनाह है। यहां तक कि अगर आप अपनी आवाज गौतम अडानी के खिलाफ उठाएंगे तो आपकी आवाज को भी दबाया जाएगा, जैसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ किया गया। तो वहीं भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम रमन सिंह के बयान पर भी पलटवार किया। कहा कि उनके समय बस्तर की पहचान नक्सलवाद के रूप में थी, लेकिन मौजूदा सरकार ने इसे बदल दिया। आज बस्तर ब्रांड बनकर देश और दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। दरअसल पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा था कि उनके कार्यकाल में बस्तर में पहले से ही विकास हुआ है, बघेल सरकार ने कुछ खास नहीं किया। अब ये तो ऐसा है कि इस देश में अडानी के खिलाफ कोई सवाल नहीं पूछना चाहिए। अडानी के खिलाफ सवाल पूछे तो लोकसभा में उसके माइक म्यूट बंद कर दिया गया।
उसने जो भाषण दिया उसको विलोपित करा दिया, सदस्यता गई, बंगला खाली करा दी। इतने ऐसे भूतपूर्व सांसद हैं जो अभी भी बंगलों में टिके हुए हैं, सरकारी बंगलों में, लेकिन आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। प्रजातंत्र में ये है कि सवाल पूछे जाते हैं, अभी जैसे आप सवाल पूछ रहे हैं मैं जवाब दे रहा हूँ, लेकिन वर्तमान केंद्र की सरकार में सवाल पूछना अपराध है। और जब अडानी के खिलाफ सवाल हो रहे थे तो लोग डरना बंद कर दिए। तो तानाशाही में सबसे पहली बात यह है, लोग उससे डरे और डर को कायम रखने के लिए उसे दबाया जाता है, कुचला जाता है, मिटा दिया जाता है। उनको दिल्ली में करना चाहिए, यहाँ क्या कर रहे हैं? वो केवल राजनीति कर रहे हैं। ये फैसला कौन करेगा? भारत सरकार। तो भारत सरकार के पास बोले ना, छत्तीसगढ़ में करने का मतलब है क्या? ये भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये सारे मिलकर लोगों को गुमराह करने की, इसके पास और कोई काम नहीं, केवल गुमराह करो, षड्यंत्र करो। इसको दिल्ली मांग करना चाहिए। लोकसभा में होगा ये, वहां तो कुछ चर्चा होती नहीं। तो चलिए बात अब करते हैं भोजपुरी एक्टर पवन सिंह की, जो कि आजकल लखनऊ में जियो मेरी जान फिल्म की शूटिंग में काफी व्यस्त हैं। आइए आपको सुनाते हैं फिल्म के स्टार कार्ड से जुड़ी कुछ एक खास बातें। नमस्ते, प्रणाम। हम पवन सिंह और आज हम सब कलाकार जियो मेरी जान फिल्म के सेट पर उपस्थित बानी जा और हम लोग अपने फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। ये हमारे परम मित्र, हमारे प्रिय भाई अनंजय रघुराज जी हैं और इनके बगल में हमारे फेवरेट डायरेक्टर भी और हमारे फेवरेट कैमरामैन साहब भी। तो ये डायरेक्टर और कैमरामैन बाद में है, पहले हम लोग पारिवारिक, हम लोग एक भाई हैं। और ये हमारी फिल्म की हीरोइन है रूपाली जी और ये हैं सपना चौहान जी। सबसे पहले न्यूज़ इंडिया 24/7 के दर्शक लोग को प्रणाम करता नहीं और हमारा पूरा टीम के तरफ से, जियो मेरी जान के तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। अब एज ए डायरेक्टर हम बतावे चाहता नहीं कौन जी कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो भी डायरेक्टर बा, निर्देशक लोग बा लोग, चूँकि शायद यहाँ के पता ना हुई, उस सब लोग की दिल से पहला इच्छा होला कि पवन जी के साथ काम। अब एक मामले में हम बड़ा सौभाग्यशाली बने कि यहाँ के साथ जियो मेरी जान करे का मौका मिला। अब दूसरा चीज़, ये फिल्म में एक फ्रेशनेस चाहता है। ये फिल्म की एक्चुअली स्टोरी ही पूरा बटे लव, थ्रिल, एक्शन वो पूरा। तो उनमें यही कि हमने सजेशन रहे कि मतलब कुछ नया चेहरा के लिए आवल जाओ। तो इसी प्लान के तहत हमारी ये रूपाली जी जो मेन लीड कर रही हैं, एक्ट्रेस हैं, सपना चौहान जी हैं, इनको हम लोग लेके आए। और सबसे मजे की बात है कि ये लोग भोजपुरी से नहीं है, अदर इंडस्ट्री से। हुआ कुछ ऐसे था, सर का मुझे कॉल आया, सर का नंबर मेरे पास सेव तक नहीं था। सर का मुझे कॉल आया, उन्होंने कहा कि एक भोजपुरी प्रोजेक्ट है, आप करोगी? तो मेरा ऐसे था कि नहीं, मुझे नहीं करना है, क्योंकि उस वक्त कुछ मेरा ऑलरेडी चल रहा था। तो सर ने कहा आप एक बार आइए, मीटिंग कीजिए हमारे साथ, फिर हम सोचते हैं। ठीक है, चलिए। फिर वहाँ पर सर से पहली बार मुलाकात हुई। मिलने के बाद मुझे ऐसे लगा जैसे कि मैं सर को पहली बार नहीं मिल रही हूँ। लाइक एकदम फ्रेंडली वे से उनसे बात की, थोड़ा बहुत समझाया। उसके बाद मैंने सर को पूछा कि सर स्टार कास्ट बताइए। तो सर ने कहा पवन सर है। तो डेफिनेटली कि पवन सर के साथ कौन काम करना नहीं चाहेगा, चाहे किसी भी इंडस्ट्री से। ऐसा नहीं था कि हाँ करना है, नहीं करना है, थोड़ा डिप्रेशन भी हो रहा था। लेकिन मैंने लास्ट चांस मारा और इन्होंने पूछ भी दिया कि सर स्टार कास्ट बता देते। तो मैं बोला पवन सिंह जी जानती हैं? ओ माय गॉड, मतलब इतना एक्साइटमेंट में उनके साथ करना है। सर मैं कर रही हूँ, मैं चुप मन हो गया और कुछ नहीं करना है। अब इसके बाद सपना जी से चाहूँगा कि सपना जी बताइए कि इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? सर ने मुझे कहा कि तुम गाना करो, तुम काम भी बहुत अच्छा करती हो, तुम एक्टिंग भी बहुत अच्छा करती हो, तो क्या तुम एक फिल्म करोगी? तो मैंने सर को बोला कि डेफिनेटली सर, मैं ज़रूर काम करूँगी और अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँ। तो जैसे सबको रहता है ना कि हम किसके साथ काम करेंगे, तो मैंने सर को खुद से बोला कि सर, ये पहली बार आप पूरी दुनिया के लाइव आ रहे हैं
कि ये पहले जो इसके सपने थे, जो इसका ड्रीम था, अभी वो बताइए। ड्रीम था सॉरी, आप लोगों को किसी को नहीं बताया था, इसने बताया मुझे। सर, मेरा ड्रीम था कि मैं एक बार तो पवन जी के साथ मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं और एक स्क्रीन पे दिखूं। मतलब टचवुड मेरी भगवान ने इतनी जल्दी सुन ली। मैं बस थैंक यू सो मच सर। मतलब आपके साथ काम करके मुझे इतना अच्छा लगा। चीज़ें अगर आपको सीखने की इच्छा होती है तो सर मतलब आप कुछ भी कर सकते हो। हम लोग अगर यहाँ बैठ पाए हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑडियंस का दुलार है, प्यार है और आशीर्वाद है। अभी अब हाँ, अभी हमारे जो देवेंद्र बाबा है, जीओपी साहब, कैमरामैन, जो यही अगर ये बंदा चाह दे, इनसे क्या है ना, हमारे लिए तो ये बात लागू नहीं होती है भैया, बट कहीं कहीं थोड़ा सा ये महसूस होता है कि हेलो आई एम कैमरामैन, अच्छे से बिहेव करिए, अच्छे से हमसे मिलिए जुलिए, खुश रहिए और खुश रहने दीजिए, नहीं तो भैया जब भी क्लोज लगेगा और फोकस कर दूंगा चेहरे की। अब आप लोग समझ सकते हैं कि कितना इन लोगों के बीच में कैसी बॉन्डिंग है। तो एक कैमरामैन जो है यही हमको खूबसूरत दिखाते हैं, तो ही आप लोग बोलते हैं क्या मेरी हीरोइन क्या दिख रही है यार, मेरा हीरो क्या दिख रहा है। जब ये स्टोरी भाई हमको सुनाया ना, मुझे लालच सी हो गई कि भाई ये स्टोरी हिलने का नहीं, मतलब 4 साल और स्टोरी सुनने के बाद मेरे बैनर पे ये टाइटल फिल्म का जो है वो पास है। मैंने बोला मैं टाइटल दूंगा और इस फिल्म का टाइटल रहेगा जियो मेरी जान। बहुत जैसे टाइटल थी जैसा आपने सोचा था उसी लेवल से आज फिल्म भी शूट हो रही है उस हिसाब से। और सेट पे ऐसा लग नहीं रहा है कि हम लोग कोई प्रेशर है, चाहे कोई टेंशन है, इतने इंजॉय के साथ में जो अभी काम हो रहा है, मैं तो बोला ही। बड़े मजा आ जा रहा है काम करके। तो बस यही है कि हम लोग इंजॉय कर रहे हैं और बहुत जल्दी हमारी ये फिल्म कंप्लीट होने वाली है। हम सभी कलाकार, जितने कलाकार हैं, सारे एक्टर, हमारे यूनिट में जितने हमारे टेक्नीशियन हैं, जितने भी हमारे भाई हैं, जितने भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये जियो मेरी जान जो फिल्म है बहुत अच्छी फिल्म बनेगी, जो आप लोगों को दिल से पसंद आएगी। बस मेहनत करना है, आप सभी का आशीर्वाद चाहिए। दिल से बोलिए जय श्री राम। तो आप देख रहे थे भोजपुरी एक्टर पवन सिंह को। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।